नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सीधे आपको ले चलेंगे योगी आदित्यनाथ हॉट कुप्ड योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। 403 करोड़ की लागत से इस योजना को शुभारंभ किया जा रहा है। श्रीमती मालती यादव कार्यकर्त्री और श्रीमती शशिकला सहायिका। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने बच्चों से इस दौरान मुलाकात भी की है। तो अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री का अयोध्या का यह अहम दौरा 403 करोड़ की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें 403 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो हॉट कुक्ड मील की योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड यानी कि गर्म भोजन योजना की शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही। कंपोजिट विद्यालय पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों से मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री ने। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। गर्म भोजन योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं सीएम योगी। तो इस योजना के तहत बच्चों को विद्यालय में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम योगी का अयोध्या का ये अहम दौरा 403 करोड़ की लागत की योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो हॉट कुक्ड मील की योजना का शुभारंभ करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की है। इस योजना के शुभारंभ के बाद बच्चों को गर्म खाना उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है ये योजना। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन भी परोसा है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड योजना शुभारंभ की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जुड़ी यह योजना है। इस दौरान मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराते भी नजर आए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन परोसते नजर आ रहे हैं। 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। 403 करोड़ की लागत से बनी आंगनवाड़ी और अन्य योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। तो अयोध्या के अहम दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 403 करोड़ लागत की योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ हुआ है। इस दौरान गर्म भोजन योजना जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों में के माध्यम से बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने से जुड़ी योजना का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है, योजना शुरू की है। हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके अलावा 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। कुल मिलाकर 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया है। लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। अयोध्या के अहम दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें मुख्यमंत्री का इस दौरान कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। हनुमानगढ़ी प्रभु हनुमान के दर्शन करने भी जाएंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद रामलला के दरबार भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री बच्चों को भोजन परोसते नजर आ रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को भोजन परोसा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। हॉट कुक्ड मील योजना का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अयोध्या के अहम दौरे पर आज
पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान भक्तमाल मंदिर में माता सीता और भगवान राम को सोने का मुकुट भी सीएम के द्वारा पहनाया जाएगा। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या का ये महत्वपूर्ण दौरा है सीएम का। इस दौरान अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़ी योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे और अंतिम रूप दिया जा रहा है मंदिर निर्माण को, उससे जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो 403 करोड़ की लागत से बनी है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री का अयोध्या का ये अहम दौरा। 403 करोड़ की लागत की योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा अन्य कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन परोसते नजर आए मुख्यमंत्री। आपको बता दें, हॉट कुक्ड योजना का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और एक आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों को गर्म भोजन परोसते भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अयोध्या के अहम दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान हनुमानगढ़ी के दर्शन करने, प्रभु हनुमान के दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाएंगे। इसके साथ ही भगवान रामलला के दरबार भी पहुंचेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भक्तमाल मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्ण मुकुट भी मुख्यमंत्री के द्वारा पहनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के अहम दौरे पर हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, सिलसिलेवार कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जहां हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है और एक आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर बच्चों को गर्म भोजन मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से परोसा है। कुल 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का ये अहम दौरा। इस दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और अयोध्या वासियों को 403 करोड़ की योजनाओं का सौगात भी उनके द्वारा दिया गया है। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करने भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही भगवान रामलला के दरबार में भी पहुंचेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भक्तमाल मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्ण मुकुट भी अर्पित करेंगे, पहनाएंगे मुख्यमंत्री। आंगनबाड़ी सहायिका को जिम्मेदारी दी गई है। जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर से बाहर है, वहां भोजन बनाने एवं परोसने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सहायिका को दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया है और बच्चों से मुलाकात भी की है। हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और एक आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों को गर्म भोजन अपने हाथों से परोसा है। 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर 403 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री अयोध्या के अहम दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही भगवान रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे और रामलला के मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। भक्तमाल मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्ण मुकुट पहनाएंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है, भव्य मंदिर का निर्माण, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। अंतिम रूप में, अंतिम चरण में कार्य चल रहा है और उस कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ साथ देश दुनिया के तमाम लोग 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा और निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में भगवान प्रभु हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही
रामलला के दर्शन करने भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। हमारे प्रधान भाई बहनों की होगी तथा अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी से अगली अहम खबर है। सिलक्यारा हादसे से जुड़ी यह अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल हादसे का आज 13वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार अड़चने आ रही हैं। मजदूरों तक पहुंचने के लिए बताया जा रहा है कि 9 मीटर की दूरी अभी तय करनी है। अभी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और ड्रिलिंग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब ड्रिलिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद अब ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो चुका है। सीएम धामी राहत बचाव कार्यों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह भी टनल साइट पर मौजूद हैं। तो सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ा अहम अपडेट अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। अब ऑगर मशीन से एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू हुई है। 3 पाइपों को और ड्रिल करके अंदर पहुंचाना है। काफी लंबा प्रोसेस होता है। एक पाइप के बाद दूसरा पाइप जोड़ा जाता है, वेल्डिंग कर जोड़ा जाता है। उसके बाद उस वेल्डिंग को ठंडा होने में भी समय 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। जब ये वेल्डिंग ठंडी होती है तब पाइप की मजबूती को चेक करने के बाद फिर आगे ड्रिलिंग होती है। फिर पाइप आगे धीरे धीरे पहुंचता है। 1 घंटे में लगभग 2 से 2.5 मीटर ड्रिलिंग कर पाती है ये मशीन। उत्तरकाशी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ा अहम अपडेट अपने दर्शकों को तक लगातार हम पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा यह अहम अपडेट। तो अभी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि सीएम पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जनरल बीके सिंह केंद्रीय मंत्री भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और साइट पर मौजूद हैं। कुछ दूरी अभी बाकी है जिसकी ड्रिलिंग शुरू की जा चुकी है। इस दौरान मंगेश घिल्डियाल भी साइट पर पहुंचे हुए हैं और राहत बचाव कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीएमओ के उप सलाहकार हैं, टनल में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की ले रहे हैं जानकारी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मंगेश घिल्डियाल को दोबारा भेजा गया है सिलक्यारा। तो सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी एक और अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मंगेश घिल्डियाल अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी ले रहे हैं। मंगेश घिल्डियाल को दोबारा सिलक्यारा भेजा गया है। इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मंगेश घिल्डियाल अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी ले रहे हैं और जिस तरीके से रेस्क्यू अंतिम चरण में चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट इस घटना की ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह पहले से यहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में पीएमओ के उप सचिव हैं मंगेश घिल्डियाल, जो सिलक्यारा पहुंचे। एक बार फिर से उनको सिलक्यारा भेजा गया है। टनल में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की उन्होंने जानकारी ली है। तो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। मंगेश घिल्डियाल को दोबारा भेजा गया है। मंगेश घिल्डियाल अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट आपको सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में मंगेश घिल्डियाल अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी लेने एक बार फिर से पहुंचे हैं। पीएमओ में उप सचिव हैं मंगेश घिल्डियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट इस घटना की ले रहे हैं और मजदूरों की सकुशल वापसी की लगातार कामना पूरा देश कर रहा है। तो उत्तरकाशी सिलक्यारा हादसे से जुड़े अहम अपडेट अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। टनल में चल रहे राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है मंगेश घिल्डियाल ने। तो मंगेश घिल्डियाल को दोबारा भेजा गया है। ये पीएमओ में सचिव हैं, उप सचिव के पद पर तैनात हैं
मंगेश घिल्डियाल अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंगेश घिल्डियाल को दोबारा भेजा गया है। पीएमओ के उप सचिव हैं मंगेश घिल्डियाल। और एक बार फिर से चलते हैं अयोध्या, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं अयोध्या दौरे पर। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। 403 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं। श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, और जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन बहनों को यशोदा मैया की उपाधि देकर के सम्मानित किया है, ऐसी सभी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें और भाइयों बहनों, रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े में बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, ये सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं
कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हार्ड कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, वे सभी के बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। इस दौरान हम लोगों ने काफी रिफॉर्म भी किए हैं। पहले पोषाहार की जो योजना थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। आज यहां पे प्रदेश ने महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से जगह जगह पोषाहार के हर विकास खंडों में उसके प्लांट स्थापित किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज एक नई योजना इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को जब हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार। तो अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों को गर्म खाना खिलाया है अपने हाथों से। इसके अलावा गर्म खाने से जुड़ी एक योजना की भी उन्होंने शुरुआत की, जिसमें बच्चों को गर्म खाना आगे भी मुहैया कराया जा सकेगा। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने का रिहर्सल भी किया गया है। तो रिहर्सल किया जा रहा है
एनडीआरएफ के द्वारा कुछ ही घंटों में टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर, जिसके लिए अब ड्रिलिंग शुरू की जा चुकी है। टनल में रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बीच में आपको बता दें, जिस तरीके से ड्रिलिंग का कार्य तकनीकी खामियों की वजह से रोका गया था, लेकिन अब ड्रिलिंग का कार्य फिर से शुरू हो चुका है और मजदूरों को निकालने के लिए रिहर्सल भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ की तरफ से ये मॉक ड्रिल की जा रही है। कुछ ही घंटों में टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम सकुशल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब मॉक ड्रिल और रिहर्सल कर रही है, जिसको टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और तमाम चिकित्सा से जुड़ी तमाम चीज़ों को अलर्ट पर रखा गया है। मजदूरों को बाहर निकालने का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ ही घंटों में टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने अपनी मॉक ड्रिल की है और वो रिहर्सल किया है कि किस तरीके से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार बचाव और रेस्क्यू कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लगातार एक एक पल का अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां मौके पर मौजूद हैं। जनरल बीके सिंह केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद हैं और मंगेश घिल्डियाल जो पीएमओ के उप सचिव हैं, उनको भी दोबारा घटनास्थल पर भेजा गया है। वो पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने इस घटना से जुड़े रेस्क्यू से जुड़े अधिकारियों से लगातार वो जानकारी भी ले रहे हैं। तो ये मशीन तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इस मशीन में जो तकनीकी खामियां आई थी उसको सही करने का काम चल रहा है। किस तरीके से ये रिहर्सल चल रहा है, ये मॉक ड्रिल की जा रही है। आप गौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों के लिए तस्वीरें हैं। अब मॉक ड्रिल की जा रही है किस तरीके से इसी साइज का पाइप जो अंदर जा रहा है, इस पाइप से किस तरीके से मजदूर बाहर आएंगे। जो मजदूर कमजोर और वीक होंगे, इतने दिनों से अंदर चूंकि वो रहे कमजोर हुए होंगे, वो अपने आप से अगर वो नहीं निकल पाएंगे तो उनको स्ट्रेचर के माध्यम से, जो व्हील लगे स्ट्रेचर हैं उनके माध्यम से इसी पाइप से उनको खींचा जाएगा। आप देख पा रहे हैं पाइप, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाइप में ड्रिल, आपको बता दें एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। इसी साइज का एक पाइप होगा जो अंदर जो ये पाइप जा रहा है, इसी साइज का ये पाइप है। इसी से किस तरीके से मजदूर बाहर आएंगे और मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा, उसकी मॉक ड्रिल एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। तो उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की है, किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकालना है उसको लेकर रिहर्सल किया जा रहा है, मॉक ड्रिल की जा रही है और कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ घंटे के बाद सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आएंगे। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। ये 80 सेंटीमीटर डाया का एक पाइप है जो अंदर जा रहा है। इसी पाइप के माध्यम से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल और रिहर्सल कर रही है कि किस तरीके से मजदूर पाइप से बाहर निकलेंगे, उनको कैसे निकाला जाएगा। उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को, हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है। ड्रिलिंग के बाद मलबा को साफ किया जाएगा और मलबे को साफ करने के बाद एनडीआरएफ के 2 जवान अंदर जाएंगे। एक प्रशिक्षित डॉक्टर भी अंदर जाएगा। वो उन लोगों को देखेगा, चेक करेगा, उनकी सेहत को चेक करने के बाद वरीयता के आधार पर किस तरीके के लोगों को पहले निकालना है और सबको एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये स्ट्रेचर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से इस तरीके का स्ट्रेचर होगा जिसमें मजदूरों को लिटाकर बाहर लाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से घुटनों के बल पाइप में जा रहे हैं और वापस पाइप से बाहर निकल रहे हैं। इसी तरीके से मजदूरों को बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। तो एक मॉक ड्रिल की जा रही है एनडीआरएफ की तरफ से और सभी तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। दिल्ली से अगली अहम खबर है। दिल्ली में जारी है जहरीली हवा का कहर। लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। 400 के पार पहुंचा है एक्यूआई लेवल। एक्सपर्ट्स ने दिल्ली से दूर रहने की सलाह दी है। लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, 400 के पार पहुंचा है एक्यूआई लेवल। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। लगातार एक्सपर्ट्स दिल्ली से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं।
लोगों को सांस लेने में जलन और गले में खराश संबंधी तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं। AQI लेवल की अगर बात की जाए तो 400 से 400 के पार पहुंचा है और खतरनाक स्थिति तक पहुंचा है AQI लेवल। तो दिल्ली का AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि दिल्ली से दूर रहें। तो लगातार एक्सपर्ट्स दिल्ली से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली का AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, 400 के पार पहुंचा है और ये खतरनाक स्थिति है। निश्चित रूप से सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी, लोगों को जलन और गले में खराश की समस्याएं पहले से ही हो रही हैं और तमाम फेफड़े से जुड़ी तमाम समस्याएं लोगों को हो रही हैं। ऐसे में उन मरीजों के लिए बहुत खराब स्थिति सामने आ सकती है जो अस्थमा और तमाम सांस और फेफड़े से जुड़ी बीमारियों से पहले से पीड़ित हैं। तो दिल्ली की हवा जहरीली हुई है, एक बार फिर से AQI लेवल बढ़ा है, 400 के आसपास पहुंचा है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया गया था और सभी कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली में 15 दिन के बाद अब फिर से दिल्ली के स्कूलों को खोला गया था। सभी कंस्ट्रक्शन कार्यों की फिर से शुरुआत हुई थी और गाड़ियों की आवाजाही जो दिल्ली में बंद की गई थी वो भी आना जाना शुरू हुआ था। हालांकि अब ये फिर से AQI लेवल बढ़ गया है, तो इसको देखते हुए आगे की एहतियातन क्या कुछ कर रही है दिल्ली सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन AQI लेवल 400 के आसपास पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से ये खतरनाक स्थिति है। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली से दूर रहें। एक और खबर दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की एक और अहम खबर दिखा रहे हैं। देश में 10 प्रदूषित शहर की लिस्ट जारी हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़, फरीदाबाद, बेगूसराय, ये वो शहर हैं जो प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है। मेरठ दिल्ली समेत कटिहार, भरतपुर, आरा, ये देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों की सूची सामने आई है। गाजियाबाद में भी भारी प्रदूषण है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर भी भारी प्रदूषण की मार झेल रहा है। देश में 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है। जो सबसे ज्यादा प्रदूषित 10 शहर हैं, मेरठ दिल्ली समेत कटिहार, भरतपुर, आरा, 10 ऐसे देश हैं जो देश में सबसे ज्यादा 10 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। देश में 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट ये जारी की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 10 प्रदूषित शहरों में हनुमानगढ़, फरीदाबाद, बेगूसराय, मेरठ, आरा, गाजियाबाद, कटिहार, भरतपुर, दिल्ली समेत ये 10 बड़े शहर हैं जिनकी हवा जहरीली हुई है। प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्थिति तक पहुंचा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें हनुमानगढ़, फरीदाबाद, बेगूसराय, मेरठ समेत तमाम शहर हैं ऐसे। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, देश के 10 शहरों की सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी हुई है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ सहित तमाम शहर हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और मैं आपको बता दूं कि जो 10 शहरों की लिस्ट जारी हुई है उसमें 5वें नंबर पर मेरठ है और 6ठे नंबर पर दिल्ली भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से ये प्रदूषण लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, तो आंखों में जलन और सांस लेने में जो दिक्कत है उसकी शिकायतें बढ़ने लगी है। और अभी 2 दिन पहले ही एम्स के जो पूर्व डायरेक्टर है डॉक्टर गुलेरिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली में हो सकता है इस तरीके से अगर प्रदूषण रहा तो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित और मानसिक रोगियों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा होने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो एक्सपर्ट है उन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर संभव हो सके तो वो कुछ दिन के लिए हिल स्टेशन पे चले जाए या संभव है तो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाए, लेकिन दिल्ली की हवा से अपने आप को बचाने में थोड़ी सी कोशिश जरूर करें। जी हाँ प्रवीण, ये खतरनाक स्थिति है। जो लोग सक्षम हैं वो दिल्ली से दूर रह सकते हैं, वो तो खैर दिल्ली से बाहर हो सकता है चले जाए एक्सपर्ट की सलाह मानते हुए, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो फेफड़े और
अस्थमा जैसी तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए तो ये बहुत खराब स्थिति है, जानलेवा स्थिति है। बिल्कुल, देखिए जो मैं ये कहूंगा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं या बात करें आम लोग हैं, उनके लिए तो बड़ी चिंताजनक स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो चुकी है, जो कि दिल्ली में जो हवा है वो ही साफ नहीं मिल पा रही है। आदमी जो सांस ले रहा है, इंसान को जो सांस लेने के लिए हवा चाहिए वो भी दूषित ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दावे तो सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, हमने दिवाली पे लगातार पटाखे फूटते हुए देखे, जिसके कारण दिवाली से लेकर अब तक जो है, अभी तक दिल्ली का प्रदूषण जो है, हवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। और यही चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके की स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों से संबंधित, अस्थमा से संबंधित, सांस लेने से संबंधित जो बीमारियां हैं वो दिल्ली वासियों को ग्रसित कर रही है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए स्कूलों की, अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल फिर से खुले थे और बच्चों को स्कूल जाने में ही खासा दिक्कतें हो रही होंगी। नवजात बच्चे जिन पर प्रदूषण का बहुत बड़ा असर, व्यापक असर पड़ेगा, ऐसे में सरकार कुछ करती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिवाली के आसपास जो है 4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी बढ़ाकर ये कहा गया था कि वो जो सर्दियों की छुट्टी दिसंबर और जनवरी में पड़ती है उनको काट कर पहले से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण के स्तर की जो बात करें वो दोबारा से उसी स्थिति में धीरे धीरे लगातार दिखाई दे रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके जो है 400 के पार है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न पैदा कर रहा है। और जिससे बच्चों की जो है, पहले भी डॉक्टर गुलेरिया जो इसके पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रदूषण कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है, उनके लिए बड़ा ही चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर देगा। और अगर प्रदूषण से निजात नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दिल्ली वासी हो चाहे दिल्ली के बच्चे हैं वो अस्वस्थ होंगे। और कहीं ना कहीं एक आंकड़ा या बात करें, एक सर्वे हमने देखा था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली वासियों की जो उम्र है वो कहीं ना कहीं 10 साल पीछे घटती चली जा रही है। जो लोग अमूमन मान के चलिए अगर वो 50 वर्ष की उम्र जिएगा, तो अगर वो दिल्ली में रहेगा तो वो 40 वर्ष की आयु जिएगा। ये एक सर्वे में साफ तौर पर खुलासा हुआ है और इसका सीधा तौर से जो कारण है वो प्रदूषण बताया गया है। जी हाँ प्रवेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी रोक लगा दी गई थी, सभी ऐसे उत्पादन जो प्रदूषण जनित उत्पादन कर रहे हैं उनको सबको रोक दिया गया था। तो ऐसे में अब फिर हो सकता है एक बार इसी तरीके की कार्रवाई फिर हो, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। फिर से कामकाज शुरू होता है, एक्यूआई लेवल फिर बढ़ जाता है और हवा का स्तर लगातार जहरीली हवा होती जा रही है। तो लोगों का निश्चित रूप से रहना दिल्ली में मुहाल हो रहा है। तो केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए तो कोई बड़ा कदम कोई उठाता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नियम बन रहे हैं, कागजी है, फाइलों तक है। धरातल की बात करें तो लोगों ने कंस्ट्रक्शन कोई भी बंद नहीं की थी। मैंने कितनी जगह देखा है कि कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बैन होने के बाद भी जारी थी। और इसके अलावा जो BS3 और BS4 के जो इंजन की बात की गई थी कि जो गाड़ियां BS3 और BS4 से संबंधित है वो दिल्ली में नहीं चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद वो चल रही थी। और ये बातें जो है, तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये सरकार की नजरों में है, दिल्ली पुलिस को पहले से पता है। और मैं आपको बता दूं कि BS3 और BS4 के इंजन की जांच अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस कर रही है, जबकि जो अमूमन हमने जो है आज से जो है 10 दिन पहले जब इस पर डिसीजन आया था तो किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक कहा जाए तो सिर्फ फाइल तक सीमित है, सिर्फ लोगों को दिलासा देने वाली बात है या तसल्ली देने वाली बात है। क्योंकि इन सब कारणों से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लोग मान नहीं रहे हैं। कंस्ट्रक्शन भी जारी है, BS3-4 का इंजन भी आ रहा है, उसके अलावा कई तरीके की रोक भी थी, लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली में कोई भी उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया और न ही प्रदूषण का स्तर घटता दिखाई दिया। अब ये आने वाला समय तय करेगा कि दिल्ली वासियों को अभी प्रदूषण की मार कितनी और झेलनी होगी। प्रवेश, एक महत्वपूर्ण सवाल और यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर कई बार टिप्पणियां की हैं, स्वतः संज्ञान लेकर। पंजाब की अगर बात की जाए तो वहां पराली की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरियाणा में भी लगभग वही स्थिति है। अगर इस तरीके की कोई बयानबाजी होती है तो उसमें राजनीति शुरू हो जाती है। केंद्र राज्यों पर थोपता है, राज्य केंद्र पर थोपते हैं, राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनता को राहत मिले इस पर कोई समाधान की बात कोई नहीं करता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण को लेकर राजनीति जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले की सुनवाई की थी और पंजाब और हरियाणा सरकार को जो है कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया था, तो साफ तौर पर
मैं आपको बता दूं कि पंजाब सरकार ने ये दलील दी थी कि उन्होंने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और लगभग 2 करोड़ के आसपास का जो है जुर्माना वसूला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग पराली जला रहे हैं उनके साथ खाली जुर्माने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ जो है उनकी एमएसपी का रेट घटा दीजिए, या बात करें उनको जो सरकारी सुविधा मिल रही है उनको बंद कर दीजिए, ताकि ऐसे लोगों को पता लगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो किसानों को एक तरीके से जो है विलेन बना रही है, पराली के रूप में उनको विलेन बता रही है, जबकि ये गलत है। लेकिन दिशा निर्देश देने के बाद भी किसी तरीके की शक्ति हमने नहीं देखी है। हाँ प्रवेश, एक आखिरी सवाल ये भी है कि अब एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा है, क्या कुछ अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से किसी तरीके के कोई कदम उठाए गए हैं या अभी उठाने की आगे बातें कही जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑड इवन की चर्चा चली थी, कृत्रिम बारिश की चर्चा चली थी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन वो सारी फाइलें मुझे लगता है कि फिर से ठंडे बस्ते में चली गई है। और दिल्ली में बात करें किसी प्रकार की जो एक्यूआई का मामला है या हवा की गुणवत्ता है, उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाई दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दावे बार बार कर रही है, लेकिन जो धरातल की बात करें या हवा की गुणवत्ता की बात करें, उसमें दिल्ली में कोई भी सुधार नहीं है। और कृत्रिम बारिश की जो चर्चा हुई थी उसको लेकर सीधे तौर पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद को फेंक दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक लिखित आदेश देगा तो उसके बाद एक कृत्रिम बारिश कराकर कहीं ना कहीं प्रदूषण की या दूषित हवा को रोकने की कोशिश की जाएगी। बावजूद इसके लेकिन दिल्ली सरकार ने अगला कोई कदम नहीं उठाया, और जिस तरीके से दिल्ली की हवा है वो लगातार दूषित है, लोग परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूषित हवा का दौर है दिल्ली वासियों को अभी और भी झेलना होगा, क्योंकि बात सख्त कदम की करे या कोई ऐसा ठोस कदम की करे तो वो उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रवेश, से इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दिल्ली वासियों के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा फैक्ट ही कहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली वासियों को लगातार प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, तो ये दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा थ्रेट ही है कि कोई बड़ा कदम किसी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और ना तो केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही राज्य सरकार की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद के एनसीआर समेत एनसीआर में कई ऐसे शहर हैं जिनमें बड़ा प्रदूषण है और खतरनाक स्तर का प्रदूषण है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। एक्यूआई लेवल जैसे ही बढ़ता है वैसे ही शोर शराबा शुरू हो जाता है, लेकिन मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, फिर मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता की बात की जाए या अन्य जो प्रदूषित शहर हैं, यहाँ पर प्रदूषण कम कैसे हो, इसको लेकर कोई ठोस पहल करता हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर है। कानपुर में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने एडीजी सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन व परिसर में बने कंट्रोल रूम और अन्य जगहों का निरीक्षण भी उन्होंने किया। निरीक्षण के दौरान एडीजी के साथ आरपीएफ, जीआरपी व रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान एडीजी रेलवे जय नारायण सिंह ने बताया कि कानपुर के रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक गोष्ठी की गई है। रेलवे परिसर में अच्छे कैमरे लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे एडीजी के पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है उनको। इस दौरान जीआरपी, आरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे और आरपीएफ और जीआरपी से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीजी ने कंट्रोल रूम सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है, कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कैमरे की क्वालिटी को भी उन्होंने सुधारने और दुरुस्त करने की बात कही है। तो एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एडीजी जीआरपी कानपुर सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो भी यहाँ की कमियां हैं और यहाँ पे जो सीसी के कैमरे हैं वो कैमरे चेक करें, तमाम तरह की जो यहाँ फाइलें हैं, अधिकारी से बातचीत करी, जो संदिग्ध व्यक्तियों से उनसे जांच पड़ताल की बात करी। और ये भी कहा गया जो ट्रेन के अंदर जहर खुबानी इस तरह के लोग मिलते हैं उन पर जाँच की जाए कायदे से और उनका विशेष रूप से पूछताछ की जाए। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़। तो एडीजी के पहुंचने पर अधिकारियों ने
तमाम व्यवस्थाएं एडीजी ने देखी हैं। इस दौरान उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अगली खबर मेरठ से है। आधी रात को 3 युवकों से जान बचाकर भागी किशोरी का पीछा करते 3 युवक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। आपको बता दें, परिजनों ने अनहोनी की आशंका भी जताई है। रात से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है किशोरी को तलाश करते तीनों युवक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीसीटीवी में कैद हुई हैं तस्वीरें। परिजनों ने पुलिस को सीसीटीवी सौंपकर लड़की की बरामदगी की गुहार लगाई है। तो रात से किशोरी और युवकों की तलाश कर रही है पुलिस। थाना लोहिया नगर के जाहिदपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाना। रात से किशोरी और युवकों को तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। थाना लोहिया नगर के जाहिदपुर का यह मामला बताया जा रहा है। आधी रात को 3 युवकों से जान बचाकर भागी युवती। किशोरी का पीछा करते 3 युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से गुहार लगाई है और किशोरी की सकुशल वापसी की पुलिस की गुहार लगाई है। किशोरी को तलाश करते तीनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में घटना साफ तौर से दिखाई दे रही है कि एक युवती रात में 3 बजे की यह घटना है, जो 3 लोगों से जान बचाकर भागने के प्रयास कर रही है। थाना लोहिया नगर के जाहिदपुर का यह मामला बताया जा रहा है। आधी रात को 3 युवकों से जान बचाकर भागी है किशोरी। इस दौरान किशोरी का पीछा करते नजर आए हैं तीनों युवक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हुई है। सिकंदराबाद में एक युवक को कार ने कुचला है। वहीं बुलंदशहर में ट्रैक्टर का टायर फटने से चालक की मौत हुई है। दोनों के शवों को इलाकाई पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों की जान गई है। बुलंदशहर में ट्रैक्टर का टायर फटने से चालक की मौत हुई है, जबकि एक दूसरी घटना में 1 लोगों की मौत हुई है। दोनों के शवों को इलाकाई पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो बुलंदशहर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों की मौत हुई है। 2 अलग अलग हादसे हुए हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर में ट्रैक्टर का टायर फटने से चालक की मौत हुई। इसके अलावा एक अन्य घटना में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। दोनों के शवों को इलाकाई पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो ड्यूटी से मेरा नाम आदिश कसाना। क्या घटना हुई है? हमारा छोटा भाई प्रवीण पैदल आ रहा था, रोड पार कर रहा था, इनको गाड़ी आई, उसमें एक्सीडेंट में वो खत्म हो गया। कहाँ की घटना है? ये निजामपुर नहर में चौराहे की। तो क्या काम करता था? वो ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, तो ड्यूटी से वापस आ रहा था? ड्यूटी से वापस आ रहा था वो। और हमारे संवाददाता अनिल मीणा ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए, 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की जानें गई हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मैं आपको जनता में 2 अलग अलग तरह का हादसे हुए हैं, जिनमें एक सिकंदराबाद में हुआ है और एक बुलंदशहर में ट्रैक्टर का टायर फटने से सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में ट्रैक्टर जिस तरह से टायर फटा था, उस पर जो चालक है टायर फटने के दौरान गिर गया और उसकी मौत हो गई है। तो अगर बात की जाए, दोनों ही शवों को पुलिस ने मौके पर दोनों ही शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन अगर बात की जाए, बड़ी दुखद घटना है जो दोनों ही सड़क हादसों में जो मौत हुई है, और परिवारजनों को जिस तरह से घटनाओं की सूचना मिली है और सड़क हादसों में मौत की सूचना पाकर परिवारजनों का रो कर बुरा हाल है। अगर बात की जाए, जनता पुलिस में लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि जो चाहे ट्रैक्टर चालक हो या ट्रक चालक हो, सभी वाहनों को तेज गति से चला रहे हैं और तेज गति के द्वारा ही में एक घटना, दोनों घटना देखने को मिली है। ट्रैक्टर तेज गति देगा और ट्रैक्टर तेज गति के साथ साथ उसमें लोड वाला पीछे ईंट भरी हुई थी, जिससे कि ट्रैक्टर का जो टायर फटा, टायर फटने से जो ड्राइवर था वो नीचे गिर पड़ा और गिरने के बाद में उसकी मौत हो गई है। जी अनिल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप आगे भी आपसे हम अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें,
ट्रैफिक नियमों का सही से पालन न करने और लापरवाहियों की वजह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों की जान जा रही है। बुलंदशहर से अगली खबर है। शॉर्ट सर्किट से फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित फोम की फैक्ट्री में यह आग लगी है। आग की भीषण घटना हुई है जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। तो बुलंदशहर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आग की घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। इस वक्त की अहम खबर बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फोम फैक्ट्री में ये आग की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से फोम फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई है। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो फोम फैक्ट्री में ये आग की घटना सामने आई है। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फोम फैक्ट्री की यह घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। 2023 समय लगभग 7 बजे JS एंटरप्राइज एक कंपनी है जो थाना सिकंदराबाद के जोखाबाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र में है। यह कंपनी बॉन्डेड फोम एवं गाड़ी के फिल्टर बनाने का काम करती है। इसमें 7 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना पुलिस एवं फायर विभाग द्वारा कार्रवाई करी गई। आग को काबू पा लिया गया है। जान की कोई हानि नहीं है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। पुलिस एवं फायर विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। लगभग 7 बजे हमको सूचना मिली है तो तत्काल मैं गाड़ी लेके पहुंचा हूँ यहाँ। इसके बाद मैं डेल्टा को कंट्रोल रूम को, जिले के कंट्रोल रूम को, CFO साहब को, सभी लोगों को, सभी उच्च अधिकारियों को लगभग अवगत कराते हुए मैं यहाँ पे गाड़ियों को बुला लिया। जनपद की लगभग 5-6 गाड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं यहाँ और जो लगातार काम कर रही हैं। आगे हमारे संवाददाता अनिल मीणा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, अगर बात की जाए फोम फैक्ट्री में ये आग की घटना सामने आई है, हालांकि अधिकारियों की बात भी सामने निकल के आई कि आग पर काबू पा लिया गया है। पूरी घटना कैसे हुई और आग सिर्फ फोम फैक्ट्री तक ही सीमित रही या अन्य क्षेत्रों में फैली? अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से ये फोम फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। शॉर्ट सर्किट से फोम फैक्ट्री में आग की यह भीषण घटना सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल से अगली अहम खबर है। ताला तोड़कर जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। आपको बता दें, चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी हुई है। बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। 25,000 के नकदी समेत घरेलू सामान को चोरों ने साफ किया है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, जबकि तो 25,000 की नकदी समेत बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। तो जेवरात 25,000 की नकदी समेत घरेलू सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मकान स्वामी ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस जांच में जुट गई है। तो चंदोसी इलाके की गोलागंज कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। ताला तोड़कर जेवरात और नकदी साफ की गई है। संभल से हमारा संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, अगर बात की जाए तो चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, चंदोसी ये कस्बे का मामला है, गोलागंज मोहल्ला का ये मामला है पूरा। ये एक सूना मकान था, बंद मकान था। उसमें जो है अज्ञात चोरों ने रात्रि में घर का दरवाजा तोड़कर, ताला तोड़कर उसमें 25,000 रुपए नगद, 25,000 रुपए जेवरात, अन्य सामान लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस जो जांच में जुट गई है। पुलिस के कहीं ना कहीं जो है
चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस भी अपनी जो है रजाई बिस्तर में यानी घर में कपड़े में घुसी हुई है। कहीं ना कहीं जो है चोर भी इस तरफ अपना आनंद ले रहे हैं और लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये मामला तो नया नहीं है, लगातार जनपद में ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस इतनी मौन क्यों बैठी है, आखिरकार टिकट युवा गश्त क्यों नहीं लगाई जा रही। जी हाँ, निश्चित रूप से रईस, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो सूर्यास्त और चोर मस्त वाली कहावत निश्चित रूप से यहाँ यथार्थ रूप से सच साबित हो रही है। रात होते ही चोर अपने काम पे निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस कहीं नहीं दिखाई देती, जिससे ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।